आज का चैप्टर इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा अगेन बेस्ड ऑन बायोटेक, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ वेटेज भी और इन टर्म्स ऑफ इसमें कंटेंट है जो आपको समझना पड़ता है. सो दीज आर ऑल्सो वेरी गुड चैप्टर्स. एक बार ये आपने कवर कर लिया, देन वी हैव इकोलॉजी. इकोलॉजी इज क्वाइट सिंपल कंपेरेटिवली, बट अगेन इंटरेस्टिंग, सो विल हैव अ लुक एट दैट. ठीक है, ऑलराइट. चलो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बायोटेक की कहानी के साथ. नेटवर्क को लेके अगर कोई कंसर्न है तो प्लीज बताना, बिकॉज मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गिर रहा है यहाँ पे बारिश. सो थोड़ा नहीं ज्यादा है, तो अगर कभी कुछ है तो बताना. ऑलराइट, ठीक है. सो दैट इज द स्टार्ट. दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. सो चलिए देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो जब आपके सामने टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. हाँ जी शीता, गुड इवनिंग. टू टर्म्स हो रहे, इसमें दो टर्म्स आपके यहाँ पे आते हैं. एक तो आपके यहाँ आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक engineering is one of the term you will be getting over here. That's one term you will get. Second term जो आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, that term over here is going to be your bioprocesses engineering. Bioprocesses engineering. अब पहले तो आप ये याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें क्या फायदा हुआ है. लाइक इसका माइक कौन है? एंजल. हाँ जी, गुड इवनिंग. सो पहली चीज आप यहाँ पे रखना कि बायोटेक से हमें यहाँ पे फायदा क्या हुआ है. लाइक बायोटेक इज अ फील्ड जो पिछले 25 ईयर्स के अंदर काफी डेवलप कर चुकी है. एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवांटेज वी हैव रिसीव फ्रॉम दिस फील्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. कि बायोटेक में से हमें कई सारी चीजें मिली, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमें मिले कई सारे, और इन क्रॉप्स की वजह से यू कैन हैव अ मच मोर यील्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे. सो दैट्स वन थिंग वी हैव रिसीव फ्रॉम द बायोटेक. एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है यहाँ पे, दैट्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी आपको यहाँ पे मिले कई सारे. इनसे भी हमें कई ज्यादा फायदा हुआ है. अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनके जीन्स के अंदर आपने कुछ तो चेंजेस किए हुए हैं, एंड नाउ दे हैव बिकम अ डिफरेंट एनिमल, राइट. और उनसे हमें कई बार फायदा होता है, वी गेट एडवांटेज आउट ऑफ देम. वैसे ही आपके होते हैं यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. कई सारे ऐसे क्रॉप्स आपके यहाँ पे बनाए जा चुके हैं जिनके अंदर आपको हाई प्रोटीन कंटेंट मिलता है, या ऐसे क्रॉप बनाए जा चुके हैं जिनके अंदर आपको मिलता है देयर इज अ मच लार्जर फ्रूट साइज आपको यहाँ पे मिल रहा है. तो ये सब चीजें की जाती है विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक. इस फील्ड के एडवांसमेंट की वजह से हम कई सारी चीजें यहाँ पे कर चुके हैं. अब इसी प्रिंसिपल के अंदर आपके दो टूल्स आपको, दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. One term here is going to be my genetic engineering, other is my bioprocesses engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे क्या देख पाते हो कि यहाँ पे आप करते क्या हो. बेसिकली आप यहाँ पे अल्टर करते हो एक जेनेटिक मटेरियल को. सो यू डू द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. You do the alteration of genetic material, right? And then उस genetic material को you incorporate or integrate itself into the host animal. You integrate into host. तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया, समझो मैंने एक जीन निकाला. वो जीन मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ काम का है. उस जीन के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद मैंने उसे एक प्लांट या एनिमल के अंदर डाल दिया. दैट इज व्हाट यू कॉल एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. आप एक जीन निकाल लो, एक जेनेटिक मटेरियल निकाल लो, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करते हो, यू डू सम अल्टरेशन एंड देन यू इंटीग्रेट दैट इनटू द होस्ट. एक दूसरे एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर आप उसे इंटीग्रेट कर देते हो, डाल देते हो. इससे हमें ही फायदा होता है. अब एक चीज आप यहाँ पे समझो कि जब आप बायोटेक की बात करते हो तो आप कई सारे माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके यू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स. लाइक फॉर एग्जांपल वैक्सीन हो गया, आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये सब हम बना सकते हैं माइक्रोब्स को यूज करके. यू कैन मेक द वैक्सीन्स, यू कैन मेक योर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स बनाए जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक समथिंग लाइक योर एंजाइम्स. तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके. अब बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जितने भी माइक्रोब्स आप ग्रो कर रहे हो, वॉट एवर माइक्रोब्स यू आर ग्रोइंग, दे शुड बी ग्रोन इन द स्टेराइल कंडीशन. अगर मैं सोचूं, लेट्स अज्यूम कि अगर मैं कोई एक फंगाई ग्रो कर रहा हूँ और उस फंगाई में से मुझे एक एंटीबायोटिक मिल रहा है,
तो उस फंगाई को या उस माइक्रोब को मुझे ग्रो करना पड़ेगा एक स्टेराइल एनवायरमेंट के अंदर। आई हैव टू ग्रो दिस माइक्रोब्स इन द स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल मतलब एकदम क्लीन कंडीशन के अंदर मुझे उन्हें वहां पे ग्रो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आप कोई माइक्रोब को ग्रो कर रहे हो, आपको इतने अच्छे या क्लीन एनवायरमेंट से ग्रो करना है ताकि वो कंटेमिनेटेड ना हो जाए और उसमें से आपका प्रोडक्ट बनता रहे। सो यू ग्रो द माइक्रोब्स इन द स्टेराइल कंडीशन एंड दैट टू ऑन अ लार्ज स्केल, दैट टू ऑन अ लार्ज स्केल। सो लार्ज स्केल के ऊपर आपको उनकी ग्रोथ चाहिए, आपको जो ग्रोथ उनमें से चाहिए, दैट ग्रोथ यू नीड ऑन द लार्ज स्केल। तो अब ये बात समझो कि अगर मैं कोई वैक्सीन बना रहा हूँ, अगर मेरी खुद की फैक्ट्री है, अगर मैं कोई वैक्सीन बना रहा हूँ, तो जिन माइक्रोस को मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं उसे छोटे स्केल पे ग्रो नहीं करूंगा, मैं उन्हें बड़े स्केल पे ग्रो करूंगा। तभी तो मुझे उसमें से वैक्सीन या एंटीबायोटिक मिल पाएगा जो मैं सेल कर सकता हूँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को। और ये भी याद रखना है, ये सब करने के लिए आई नीड टू हैव अ स्टेराइल एनवायरमेंट। तो इन सबको ग्रो करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्टेराइल एनवायरमेंट एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो अगर मैं कोई एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाता हूं या मैं कोई एक हाइब्रिड बैक्टीरिया बनाता हूं जिसके अंदर एक दूसरा जीन लगा हुआ है, तो उस माइक्रोब को मैं ग्रो करूंगा एक ऐसे एनवायरमेंट के अंदर जहां पे कंडीशन स्टेराइल हो एंड आई कैन गेट अ लार्ज अमाउंट, ताकि मैं उसे यूज कर सकूं कमर्शियल बेसिस के ऊपर। सो लेट्स हैव अ लुक। जेनेटिक इंजीनियरिंग को यहाँ पे इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, thus change the phenotype of the host organism। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई डीएनए निकाल के अगर किसी प्लांट में डाल रहा हूँ या किसी बैक्टीरिया में डाल रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे चेंजेस होते हुए मिलेंगे, और ये करने को ही हम यहाँ पे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एम्बियंस, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। स्टेराइल मतलब एकदम क्लीन एनवायरमेंट के अंदर इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स। स्टेराइल कंडीशन में अपने डिजायर्ड माइक्रोब को आप वहां पे ग्रो कर पाओगे, राइट, इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक योर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स। सो ये दो टर्म हम यहाँ पे सीखते हैं। आज का क्लास के अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल में समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी थॉरली एंड विल ट्राई टू सी इसमें आपको क्या क्या चीजें होते हुए आपको यहाँ पे मिलती है। नाउ एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई एनिमल प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसका सबसे बढ़िया फायदा क्या होता है? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर वेरिएशन। राइट, यू विल हैव वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। सो वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वेरिएशन आपको मिलता है यहाँ पे, आपको कई बार आपको मिलता है आपके डिजायर ट्रेट्स आपको मिल जाते हैं। सो डिजायर्ड ट्रेट्स या डिजायर्ड कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके पॉपुलेशन के अंदर। बट कई बार क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यू माइट आल्सो कम अक्रॉस सम अनडिजायरेबल ट्रेट्स। कई बार क्या होता है, सम टाइम यू कैन आल्सो कम अक्रॉस सम अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी आपको मिल जाता है। आपके प्रोजिनी के अंदर, आपके पॉपुलेशन के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स भी मिलते हैं जो आपके काम के नहीं होते हैं। जब तक डिजायर्ड ट्रेट्स आ रहे थे, डिजायर्ड मतलब मेरे काम के, जब तक मेरे काम के कैरेक्टर्स मेरे प्लांट्स एनिमल्स से मुझे मिल रहे, देन इट इज ओके। बट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समटाइम व्हाट हैपेंस, sometimes you get undesired traits are also seen. Sometimes undesirable traits are also seen, are also observed। तो ये भी आपको देखने के लिए यहाँ पे कई बार आपको मिलता है। कई बार आपका क्या होता है, sometimes undesirable traits also are to be observed when you go for a sexual reproduction। ये होते हुए आपको मिल जाता है कई बार। Now let's take example। You have दो गाय हैं आपके सामने, एक गाय है एक बुल है। So basically you have this sahiwal cow, you have this local cow, sahiwal cow, ये आपने देखा भी होगा। And then you have a exotic cow, Holstein। ये भी आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, ऐसे रोड पे घूमते हुए नहीं मिलता। हाँ, ये मत बोलना मुझे कि सर ये हमने देखा था रोड पे घूमते हुए, ऐसा नहीं होता। दैट्स अ फॉरेन ब्रीड। सो ये होल्स्टेन एंड सहीवाल के अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हैं, देन विल गेट अ हाइब्रिड। ये करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेगा, विल गेट अ हाइब्रिड। और जब आपको यहाँ पे ये हाइब्रिड मिलेगा, व्हेनेवर यू गेट अ हाइब्रिड ओवर हियर, तो हाइब्रिड के आपके कुछ फायदे होंगे, आपको कुछ ना कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर यहाँ पे आपको हाइब्रिड के अंदर मिलेंगे। बट उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। इट हैपन, इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ये चांसेस होता है कि आपके डिजायर्ड ट्रेट्स मिले एंड समटाइम यू कैन आल्सो गेट अ अनडिजायर्ड ट्रेट भी उनके साथ आपको मिल जाता है। सो दैट कैन बी सीन हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। सो दैट इज द एडवांटेज भी है आपको यहाँ पर, और एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे मिलता है। देखो, अगर मैं एक फार्मर हूं ना,
अगर मैं एक काउ ब्रीडर हूं या अगर मैं एक फार्मर हूं, मैं हमेशा चाहूंगा आई ओनली वांट माय डिजायरेबल कैरेक्टर इन द एनिमल्स, इन द प्लांट्स। मुझे अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं चाहिए। ये बात समझो। ये हम कैसे अचीव करते हैं? विद द फील्ड ऑफ माय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक की फील्ड से हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे? वी आर एक्चुअली एबल टू जनरेट द प्लांट्स एंड एनिमल विद ओनली डिजायरेबल ट्रेड्स। जो काम के ट्रेड होते हैं वही उनके अंदर मिलते हैं, अनडिजायरेबल ट्रेड्स आपको नहीं मिलते। वही चीज हम आगे समझेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। अगर कोई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा होता है ना, तो आपको सेम ट्रेट बार बार मिल सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन मिलता है, बट असेक्सुअल का फायदा ये होता है कि अगर आपको एक सेम ट्रेट है, देन आई वांट दैट ट्रेट ऑल द टाइम। सो दैट इज समथिंग आई कैन गेट आफ्टर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Traditional hybridization procedure used in plants and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desirable genes. तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल जो तरीका होता है ना हाइब्रिड बनाने का, उसमें आपको काम के ट्रेड्स भी आपको मिलते हैं और जो काम के नहीं होते वो भी ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एज अ फार्मर या एज अ ब्रीडर आई ऑलवेज वांट ओनली डिजायर्ड ट्रेड्स। देखो यहाँ पे आपके सामने एक शीप आ चुकी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो एक शीप है, आपके पास 100 शीप थी, उनमें से आपका एक शीप आपको यहाँ पे मिला, और एक शीप जो आपके सामने जो आपकी तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक स्पेशल बात क्या है? इसके अंदर आपको मिल रहा है अराउंड, लेट्स से इसमें से आपको मिल रहा है हर साल अराउंड 4 kg वुल। एक रफ फिगर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दैट यू आर गेटिंग 4 kg वुल। हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपको इसके अंदर से 4 kg वुल आपको यहाँ पे मिल रहा है। बाकी जो आपकी शीप उनमें से आपको सिर्फ मिल रहा है 2 kg। तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि ये जो ट्रेट है ये आपको हर शीप में देखने के लिए मिले। यू वांट कि ये जो मेरा शीप है इसके मल्टीपल रेप्लिका बन जाए फटाफट, इसकी जेरोक्स कॉपी जैसे कई सारे ऐसे शीप बन जाए, एंड दे शुड हैव ऑल दैट ट्रेट। जहां पे मुझे 4 करोड़ वूल मिल रहा है इनमें से हर 6 महीने के बाद, बाकी जो मेरी शीप्स है उनके अंदर मुझे वो ट्रेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है लेकिन कम वूल मुझे वहां पे मिल रहा है। तो जब कोई ऐसा एनिमल अगर आप चाहते हो, अगर आपको ऐसा एनिमल बनाना होता है, देन अगेन दैट इज समथिंग विच कैन इवेंचुअली हैपन विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक। लेकिन अभी उससे हम एनिमल के लेवल पे नहीं सीखेंगे, विल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द प्लांट्स के लेवल पे पहले हम उसे वहां पे सीखेंगे। बट याद रखना, दिस इज अ डिजायर्ड ट्रेट, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ माय डिजायर्ड ट्रेट। और मैं चाहूंगा हमेशा कि ऐसे ट्रेट्स पॉपुलेशन के अंदर आपके प्रोलिफरेट करें। कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, लाइक हाउ यू डू दैट, आगे देखिए। नाउ the technique of genetic engineering, which includes creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introduction of undesirable genes into a target organism. आपके बायोटेक के फील्ड की वजह से हम हमारे एनिमल या प्लांट के अंदर सिर्फ डिजायर्ड जीन डाल सकते हैं बिना कोई अनडिजायरेबल जीन डाल के, एंड वी कैन गेट अवर टारगेट ऑर्गेनिज्म हम बना सकते हैं। तो यही चीज अभी हम अपकमिंग स्लाइड में हम सीखेंगे, ये करा के जाता है। सो यू हैव दिस थ्री टर्म्स ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। दिस इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स हैव अ लुक। एडिंग द एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू अ होस्ट डीएनए। अच्छा, अब तुम यहाँ पे सोचो कि लेट्स अज्यूम दैट मेरे पास एक बैक्टीरिया है, आई हैव अ बैक्टीरिया ओवर हियर, राइट। और बैक्टीरिया के अंदर एक आपका डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मेट। ये नाम आपने सुना होगा 11th ग्रेड के अंदर, या वन डीएनए दैट इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मेट। प्लाज्मेट को हम इवन कहते हैं एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात समझो, अगर मुझे इसमें से एक थोड़ा सा जीन निकालना है, समझो मैं इस प्लाज्मेट से एक थोड़ा सा जीन यहाँ पे निकाल, सो आई टेक आउट वन जीन आउट ऑफ दिस प्लाज्मेट। इस प्लाज्मेट में से मैं एक जीन यहाँ पे निकाल लिया, स्मॉल जीन मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और ये जीन को मुझे डालना है प्लांट के अंदर। सो आई हैव टेकन आउट दिस स्मॉल जीन, ये जो मैंने जीन यहाँ पे निकाला दैट्स माय एलियन जीन। बैक्टीरिया का जीन है ना ये, इसलिए मैं लूंगा यहाँ पे एज अ एलियन जीन, इज माय एलियन जीन। अब जो एलियन जीन मेरे सामने यहाँ पे, इसको मुझे प्लांट के अंदर डालना है। अब मैं इसको प्लांट में कैसे डालूं? एक तरीका यहाँ पे हो सकता है कि इसको मैं पानी के अंदर मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे प्लांट के ऊपर स्प्रे करूंगा पानी के अंदर मिक्स करके, तो क्या मेरा जीन प्लांट के अंदर चला जाएगा?
नो सर। सो ऑब्वियसली मैं इसको डायरेक्टली तो डाल नहीं सकता। सो एलियन जीन को मैं यहाँ पे प्लांट के अंदर डायरेक्टली नहीं डाल सकता। अरे अगर मैं इंजेक्शन में डाल के भी अगर प्लांट के अंदर डालूंगा ना, तब भी वो सही तरीका नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। सो डायरेक्टली आप इस जीन को प्लांट के अंदर नहीं डाल सकते। मैं डालना चाहता हूं लेकिन मैं डाल नहीं सकता। तो मैं कैसे डालूंगा? मेरा जो एलियन जीन है, मुझे ये लगाना पड़ेगा प्लांट के डीएनए के अंदर। तो मैं यहाँ पे पता है क्या करूंगा? आई विल टेक आउट सम सेल्स फ्रॉम द प्लांट। सो प्लांट में से मैं यहाँ से कुछ अपने सेल्स निकालूंगा। सो आई विल टेक आउट सम सेल्स ऑफ द प्लांट, राइट? प्लांट में से कुछ सेल्स निकाल के उन सेल्स में से मैं निकालूंगा अपने यहाँ पे डीएनए। सो इन सेल्स के अंदर जो अपने यहाँ पे डीएनए होगा उसको मैं बाहर निकालूंगा। सो अज्यूम करते कि हमने यहाँ पे प्लांट का डीएनए बाहर निकाल दिया है, राइट? अब जब मैंने मेरा यहाँ पे प्लांट का डीएनए बाहर निकाल लिया है, सो दिस इज माय डीएनए ऑफ अ प्लांट, दिस इज गोइंग टू बी डीएनए ऑफ योर प्लांट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इस डीएनए के अंदर ये एलियन डीएनए यहाँ पे लगा दूंगा। ये जो मेरा एलियन डीएनए यहाँ पे है, इसको मैं लगा दूंगा मेरे यहाँ पे प्लांट की जीनोम के अंदर। तो समझो मैंने इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आप इंसर्टेड दिस डीएनए ऑन द प्लांट जीनोम के अंदर मैंने लगा दिया। एक बार मैंने उसे प्लांट के जीनोम के अंदर लगा दिया, एक बार मैंने उसे प्लांट के डीएनए में लगा दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ? ये डीएनए को वापस से सेल के अंदर डालता हूँ। एंड नाउ आई कैन फाइंड दिस सेल कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द प्लांट सेल। ये सेल को मैं वापस प्लांट के अंदर रिलीज कर सकता हूँ। अब मेरा डीएनए वहां पे जा चुका है। अब मेरा जो फॉरेन डीएनए था वो मेरा प्लांट के अंदर लग चुका है। एक बार मेरा फॉरेन डीएनए प्लांट के अंदर चला गया इस तरीके से, क्योंकि मैंने क्या किया? उसे डाला मैंने जीनोम के अंदर। आई हैव एडेड दैट इनटू द डीएनए ऑफ द प्लांट। एक बार मैंने ये चीज कर ली सही तरीके से, देन आई विल फाइंड कि उस प्लांट के अंदर वो जीन रहेगा और वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा। द जीन विल रिमेन विद इन द प्लांट ऑल द टाइम एंड दैट जीन विल ऑल्सो एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो याद रखना है आपको इस बात को कि जब आप एलियन डीएनए आप यहाँ पे निकालते हो। अच्छा भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन? दिख रही है सर। नहीं सर, नहीं दिख रही। कुछ लोगों को दिख रही, कुछ लोगों को नहीं दिख रही। सर यार ये हिमाचल, टीम हिमाचल हो गई है। नहीं सर, दिख रही है। यस सर, सर मुझे भी दिख रही है। सर दिल्ली वालों को तो दिख रही है। सर नहीं दिख रही। तो नहीं दिख रही, दे कैन लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। या एज सिंपल एज दैट, राइट? दौड़ते हुए बाहर जाओ एंड वापस अंदर भी आ जाओ। जाओ बेटा, चढ़ जाओ। Alright, so that is something you have to understand. So what we'll find over here is that you have an alien gene. This will be incorporated into your plant genome. अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आप this plant genome से आपने incorporate कर दिया। एक बार आपने उसे यहाँ पे incorporate कर दिया, then you can find कि आपका जीन आपके यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये करना आपके लिए यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर याद होगा तो एक आपने टर्म सुना था बहुत पहले, दैट इज माई ORI। ORI stands for what? किस लिए स्टैंड करता है ये ORI? Origin of replication. Origin of Right. Origin of Stands for replication. Origin of replication, right? Origin of replication जो आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो आपको ये चीज का हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी आप अपना एलियन जीन लगाओ उसके आसपास यू शुड हैव ORI। सो एलियन जीन जब भी आपके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इट शुड बी देयर, इट शुड बी प्लेस्ड एट अ लोकेशन जहां पे आपका होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में। सो इट शुड बी ऑलवेज क्लियर टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि जब भी मेरा डीएनए रेप्लिकेट करे तो मेरा एलियन जीन में मेरे यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाए। सो यही चीज आपके यहाँ पे की जाती है। तो आपको याद ही रखना है कि जब भी आप एक एलियन डीएनए को डालते हो किसी एनिमल या प्लांट के अंदर, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं डालोगे। यू विल ऑलवेज ऐड दैट इनटू द डीएनए के अंदर, यू विल ऑलवेज ऐड दैट इनटू द होस्ट डीएनए। तो हमेशा ये आपका ऐड किया जाएगा आपका होस्ट डीएनए के अंदर। एंड वंस यू ऐड इन द होस्ट डीएनए, देन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे जो डी जीन आपका यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एंड यू कैन फाइंड एक्सप्रेस अगर वो करेगा वहां पे, तो आपको वहां पे उससे बनते हुए आपको वहां पे प्रोटीन्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये याद रखना हमेशा, यू प्लेस इट नियर बाय द ORI। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी हियर वी हैव इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज अ origin of replication which is responsible for the initiating the replication. Therefore for a multiplication of any alien piece of DNA, अगर कोई भी alien piece of DNA अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो in an organism, it's need to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as a origin of replication. जब तक मैं एलियन डीएनए को किसी डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, किसी क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, which is the same thing, तब तक वहां पे उसका रेप्लिकेशन आपका वहां पे होते हुए आपको मिलेगा नहीं। Thus an alien DNA is linked with the ORI so that the alien piece of DNA can replicate
and multiply itself in the host organism. तभी आपका एलियन डीएनए आपका अंदर रेप्लिकेट कर पाएगा और मल्टीप्लाई कर पाएगा आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज माय क्लोनिंग. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ क्लोनिंग. क्लोनिंग का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है टू मेक अ मल्टीपल कॉपीज. क्लोनिंग का सिंपल मतलब आपका यहाँ पे होता है टू मेक अ मल्टीपल कॉपीज. अब आप ये बात यहाँ पे समझ जाओ कि सिंपल सी बात है बेटा. अगर एक सेल है, सेल के अंदर आपका यहाँ पे डीएनए है, डीएनए में अगर आपने यहाँ पे लगा दिया आपका यहाँ पे जीन, इफ यू हैव एडेड योर जीन ओवर देयर. अब अगर ये जीन मेरा लग चुका है वहां पे डीएनए के अंदर, तो जब भी मेरे इन सेल में से मल्टीपल सेल्स बनेंगे, whenever I will find a large number of cells getting formed from this, अगर मेरे ज्यादा सेल्स इसमें से अगर मेरे यहाँ पे बनेंगे, तो उन सारे सेल्स के अंदर मुझे मेरा एलियन डीएनए देखने के लिए मिलेगा. मेरे सारे सेल्स जो यहाँ पे मिलेंगे उन सारे सेल्स के अंदर I will have a presence of my alien DNA. All the cells over there will have presence of alien DNA. और इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं as a cloning. This is only called as my cloning. आप अपना फॉरेन डीएनए लगाओ, allow the cells to multiply rapidly, and you will find multiple copies are getting formed. This over here is called as my cloning. इसको ही हम यहाँ पे cloning की तरह यहाँ पे याद रखते हैं. इसके और एग्जाम्पल आप आगे देखोगे. You will see some more example in terms of cloning आगे जाके. पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आपके स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने यहाँ पे क्या किया था. So they did something. Now let's try to understand what they actually did over there, right? पहले ये बात याद रखना, what are the things we have discussed over here. ये चीज यहाँ पे याद रखना कि एलियन डीएनए को आप हमेशा लगाते हो एक दूसरे होस्ट के डीएनए के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर. यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड ओवर देयर और एक्सपेक्ट कि वहां पे रेप्लिकेट करेगा. ठीक है, ये बात याद रखना. नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर हियर. लेट्स सी स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने यहाँ पे क्या किया था. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड. तो इनकी कहानी स्टार्ट होती है सैल्मोनेला टाइफी से. बाय द वे सैल्मोनेला टाइफी हमारी कौन सी बीमारी कॉज करता था? टाइफाइड. टाइफाइड आपका होता कैसे था? हाउ द टाइफाइड यूज्ड टू हैपन, मतलब कैसे आपकी बॉडी में आता था बैक्टीरिया? Contaminated water. कंटामिनेटेड वाटर, राइट. कंटामिनेटेड वाटर. water. हाँ, अगर कोई पी रहा है, कुछ बाहर का खा रहा है, चाउमीन खा रहा है बारिश के मौसम में, दैट इज व्हेन यू हैव चांसेस कि अगर पानी गंदा है तो उसके साथ आपके बैक्टीरिया आपके पेट में आपके यहाँ पे आ सकता है, राइट. बिल्कुल. रोड साइड खाना अगर आप जाके खा रहे हो देन देयर इज अ लाइकली चांस कि ये आपका बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आपका आ सकता है. अब देखो यहाँ पे क्या था. सेलुलर टाइफी इज अ बैक्टीरिया एंड इट आल्सो हैज अ प्लाज्मिड. अब ये थोड़ा ध्यान देना, अगर ये स्टोरी समझ गए तो आगे काफी चीजें समझने में आसानी होगी. सो इट हैज अ प्लाज्मिड ओवर हियर. सो दिस इज अ प्लाज्मिड. प्लीज याद रखना, किसी को मालूम नहीं तो प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है. सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है. और जो ये नॉर्मल ग्रीन कलर का बना के रखा हुआ है यार, that's a regular DNA or that's a chromosomal DNA. That's a chromosomal DNA. राइट. तो प्लाज्मिड हमारे पास है यहाँ पे. और याद रखना प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के पास मल्टीपल होते हैं, 5, 6, 15, 20 कई सारे हो सकते हैं. ठीक है. एंड इट्स अ स्मॉल डीएनए. इट्स अ वेरी स्मॉल डीएनए. इट्स आल्सो वेरी स्मॉल. तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर लगा हुआ था एक जीन. सो इमेजिन कर लो कि प्लाज्मिड का एक आपका जीन यहाँ पे लगा हुआ था, कुछ एक एरिया पे आपका यहाँ पे जीन लगा होगा. एंड दैट जीन वाज माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. दैट वाज माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. तो याद रखना आपके सेलुलर के अंदर आपके यहाँ पे एक जीन लगा होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और ये जीन को उन्हें यहाँ पे बाहर निकाला था. सो दैट जीन दे वर ट्राइंग टू आइसोलेट. तो ये जीन को आप बाहर कैसे निकालोगे? पहले आपने यहाँ पे निकालना है प्लाज्मिड को बाहर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल डू, दे विल टेक आउट द प्लाज्मिड. तो ये लोग प्लाज्मिड को खींच के बाहर निकालेंगे. एक बार आपने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, देन फिर आप यहाँ पे यूज करते हो अपने जीन को निकालने के लिए कुछ मॉलिक्यूलर सीजर्स जिनका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैं यहाँ पे इन्होंने लिख सकता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम से आप लोग वाकिफ है. अगर आपको याद हो तो ये नाम आप पहले भी पढ़ चुके हो, सुन चुके हो. यस सर. Yes, sir. बोलो यस बोलो. राइट. सो दैट इज समथिंग दैट्स द एंजाइम आई विल बी यूजिंग ओवर हियर. अब मैं एंजाइम को ना शॉर्ट में लिखूंगा एज आरई. तो समझ जाना आरई मतलब आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब ये एंजाइम की मदद से दे आर मोर लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर्स. इनको हम इवन बोलते हैं एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स. कॉल देम एज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स. अब इन मॉलिक्यूलर सीजर्स से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल कट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए. याद रखना ये जो मेरे एंजाइम्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट कर सकते हैं.
तो ये एंजाइम की मदद से आई विल कट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ओवर हियर। तो समझो ये जाके एक सर्टेन सीक्वेंस को जाके वहां पे काटेंगे, दे विल कट अ स्पेसिफिक, समझो यहाँ पे आके एक कट लगा रहे हैं, और कट लगाने के बाद आपको आपका जीन निकाल के आपको मिल जाएगा। सो आफ्टर कट यू विल गेट योर जीन विल कम आउट। तो ये मेरा यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सो ये मेरा एंटीबायोटिक आई जस्ट राइट इन शॉर्ट रेजिस्टेंट जीन, ये मेरा निकल के आ चुका है। अब ये जो मेरा जीन निकल के आ चुका है, दिस इज माय एक्चुअली एलियन जीन अभी के लिए, राइट। अब ये जीन को मैं क्या करूंगा, ये जीन को मैं डालूंगा किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। देखो यही चीज उन्होंने यहाँ पे की थी, उन्होंने सैल्मोनेला टाइफी को पकड़ा, उसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को यहाँ पे निकाला, और जीन को निकालने के बाद दिस इज माय जीन। अब उनका प्लान था इस जीन को दूसरे बैक्टीरिया में डालने का, दैट वाज देयर आइडिया। सो लेट्स डू दैट। अब जैसे आपका सैल्मोनेला टाइफी होता है, वैसे एक और बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, दैट इज योर ई कोलाई, वेल नोन बैक्टीरिया, मल्टीपल टाइम्स आपने सुना होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ई कोलाई। अब ई कोलाई जो आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया, अगेन इट विल हैव योर क्रोमोसोमल डीएनए इसके पास यहाँ पे होगा, एंड इट विल आल्सो हैव अ प्लाज्मिड, इसके पास भी इसका खुद का प्लाज्मिड रहेगा, दिस विल आल्सो हैव इट्स ओन प्लाज्मिड, तो इसके पास भी यू विल हैव द प्लाज्मिड। हमारा प्लान ये है कि इस प्लाज्मिड के अंदर ऐड करना हमारे डिजायर्ड जीन को, हमने जो जीन वहां से बाहर निकाला है ना, उसके अंदर उसको यहाँ पे इंसर्ट करना। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ई कोलाई में से बाहर निकालूंगा मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड को, तो प्लाज्मिड को हम खींच के बाहर निकालेंगे। टेक आउट, शगुन प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। आई थिंक बाकी लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, काफी लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बाकी लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही प्लीज लॉग आउट करके लॉग इन करो, दैट कुड बी द ओनली वे यू कैन सी द स्क्रीन अगेन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड को बाहर निकाला। प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद जो मैंने आपको बोला था कि जो मेरा वहां पे जीन था जिसको मैंने आइसोलेट किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दिस वाज माय जीन ओवर देयर, ये जीन को मैं यहाँ पे अटैच करा दूंगा। ये जीन को अभी तो मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, इसको कराने का एक तरीका होता है, बट हम डायरेक्टली भी कर लेते हैं। ये जीन को यहाँ पे मैं अटैच करा दूंगा। अब एक बात यहाँ पे सोचो कि जब मैं एक बाहर के जीन को, एलियन जीन को जब मैं प्लाज्मिड पे लगा रहा हूँ, तो लगाने के लिए, उसको चिपकाने के लिए आई नीड सम हेल्प, एंड दैट हेल्प इज कमिंग फ्रॉम द डीएनए लाइगेज। दैट हेल्प ओवर हियर इज कमिंग फ्रॉम माय डीएनए लाइगेज। सुना है ना ये एंजाइम का नाम, याद है वो हमारे ओकाज़की फ्रेगमेंट को वहां पे जोड़ने में मदद करता था, लाइक स्पेस जो रहती थी वहां पे फिल करता था, लाइक स्ट्रैंड के अंदर। तो दैट इज माय डीएनए लाइगेज। हाँ, अब वही डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इट विल एक्चुअली हेल्प टू अटैच माय फॉरेन डीएनए विद माय प्लाज्मिड। वो मेरे प्लाज्मिड के साथ फॉरेन डीएनए को यहाँ पे अटैच करा देगा। अब जैसे मेरे यहाँ पे जो एलियन जीन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलियन, जैसे मेरे यहाँ पे एलियन जीन है, एलियन जीन मेरे यहाँ पे अटैच कर दिया मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ। अब जैसे मेरे एलियन जीन को यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया, नाउ दिस प्लाज्मिड कैन बी कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या, ये मेरा वो डीएनए है जिसके अंदर एक फॉरेन जीन लगा हुआ है, एक ये वो डीएनए है जिसके अंदर उसका जीन, तो वो जो डीएनए है उसके अंदर मैंने एक बाहर से जीन डाल के वहां पे लगा के रखा हुआ है। सो दिस ओवर हियर बिकम्स माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एक बार मैंने इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, एक बार मैंने इस प्लाज्मिड को यहाँ पे लाइक बना दिया, इट्स अ हाइब्रिड प्लाज्मिड नाउ, जिसके अंदर फॉरेन जीन यहाँ पे लग चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये प्लाज्मिड को मैं वापस भेज दूंगा मेरे ई कोलाई के अंदर। सो नाउ दिस प्लाज्मिड विल बी ब्रॉट बैक इनटू द ई कोलाई। हो गया इसका काम, जीन में लगा चुका हूं, अब इसको मैं वापस भेज दूंगा मेरे बैक्टीरिया के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अब जो मेरा बैक्टीरिया है इसके पास है नया टाइप का डीएनए, इट हैज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेरे ई कोलाई के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो जब भी ये डेवलप करेगा या जब भी ये ग्रो करेगा, जब भी ये रेप्लिकेट करेगा, तो मुझे जितना भी डीएनए मिलेगा उन सबके अंदर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। दैट इज व्हाट आई विल फाइंड ओवर हियर। सो दिस इज द गोल विच आई वांट टू अचीव। जब मैंने यहाँ पे डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब मैंने यहाँ पर डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर, अब मेरा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, और जो मल्टीप्लाई करेगा आई विल गेट मल्टीपल बैक्टीरिया यहाँ पे बनेंगे। सिंपल सी बात है, अभी एक है, बाद में आपके बैक्टीरिया का नंबर आपका बढ़ता जाएगा। सो दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द नंबर। आपको याद रखना है कि अब जितने भी मेरे बैक्टीरिया बनेंगे ना, उन सब के अंदर मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे सारे जो नए बैक्टीरिया बनेंगे, अगर उन सबके अंदर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि वो जो जीन हमने डाल के रखा हुआ है, दैट इज माय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा। सो इफ द जीन इज प्रेजेंट ओवर देयर,
then it will also express itself. और इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके जो बैक्टीरियाज है ना, अगर मैं इनके ऊपर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डालूंगा तो भी वो लोग वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे. देन ऑल्सो दे विल बी एबल टू सर्वाइव वेरी इजीली, क्योंकि इन सब के अंदर लगा हुआ है मेरा यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर मैं जीन को अंदर डाल के, मतलब प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया में डाल के, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, तो याद रखना दैट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई जीन क्लोनिंग. दैट इज नथिंग बट माई जीन क्लोनिंग. ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड एज माई जीन क्लोनिंग. सो दो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है. एक तो क्या होता है मेरे यहाँ पे जीन क्लोनिंग, क्या होता है मेरे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और एक और बात याद रखना, क्योंकि प्लाज्मिड मेरा यहाँ पे कैरी कर रहा है फॉरेन डीएनए को, क्योंकि मेरा प्लाज्मिड ही है ना जो फॉरेन डीएनए को लेके आ रहा है वापस से होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर. सो मेरा जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड को आप इवन कहते हो एज अ वेक्टर. प्लाज्मिड को इवन यूज करते हो, यहाँ पे एक टर्म यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय वेक्टर. ये बात भी याद रखना. आपने वेक्टर टर्म सुना होगा जब हम मलेरिया की बात करते थे, तब हम बोलते थे कि एनोफिलस वेक्टर होता है आपके प्लाज्मिडियम के लिए, राइट? एनोफिलस हो गया आपका, एडिस हो गया, क्यूलेक्स हो गया. वी यूज्ड टू यूज द टर्म लाइक अ वेक्टर फॉर देम. सिमिलरली यहाँ पे हम वेक्टर टर्म यूज करेंगे प्लाज्मिड के लिए. ये बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी मैं प्लाज्मिड टर्म यूज करूंगा, प्लाज्मिड आर मेनली यूज एज अ वेक्टर. इनके थ्रू ही हम एक फॉरेन डीएनए को एक एनिमल के अंदर लेके आ सकते हैं. यूजिंग देम आई कैन ब्रिंग द फॉरेन डीएनए इनटू एन एनिमल, इनटू एन ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये होता है आपका, दिस वाज द इवेंट, दिस वाज अ प्रोसेस व्हिच वाज डन बाय माय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. ये चीज उन्होंने यहाँ पे की थी इन द ईयर ऑफ 1972. दैट इज समथिंग दे डिड. सैल्मोनेला टाइफी में से जीन निकाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने निकाला, और वो डाला उन्होंने आपके ई कोलाई के अंदर. और ये करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया. सो याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से हम यहाँ पे कट कर पाते हो हमारे फ्रेगमेंट को. डीएनए लैगेज की मदद से आप अटैच कर पा रहे हो एलियन डीएनए को मेरे प्लाज्मिड के साथ. एंड जब आपने वो कर दिया, देन बिकम्स माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस से सेल में ले आऊंगा, मेरा सेल डिवाइड करेगा, मेरा बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, तो मेरी कॉपी भी वहां पे बढ़ती जाएगी, मेरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी भी वहां पे बढ़ती जाएगी. एंड दैट इज माय जीन क्लोनिंग. क्या ये दो स्लाइड्स आपको समझ आ रही है? आर दिस टू स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is what you find happening over here. This is what you find. ये बात याद रखना, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड पूरी कहानी आती है आगे आगे. तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि वेक्टर यहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको आगे सब कुछ यहाँ पे समझ आ जाएगा. दिस इज व्हाट दे डू, राइट? सिंप्लीफाई कर दिया हमने यहाँ पे इस चीज को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. सो दैट इज व्हाट स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर डिड. तो इनके लिए सक्सेस इस बात का था कि ये लोग ये कर पाए थे. They were able to successfully add one gene from one organism into the another one, and that was their success. उन्होंने टेस्ट भी किया था इन बैक्टीरिया को, उन्होंने डाला एंटीबायोटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो लोग वहां पे सर्वाइव कर पाए थे. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? The ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called as my cloning. जो आपके यहाँ पे E. coli यहाँ पे डेवलप कर पा रहे, ग्रो कर पा रहे हैं विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, that is something called as my cloning of a एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस 2-3 वर्ड्स ओवर देयर. अब आपको ये टर्म्स आई होप ये क्लियर हो गए होंगे. व्हाट इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए? नाउ यू नो दैट कि मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है. दैट्स समथिंग नाउ यू नो. जीन क्लोनिंग क्या होती है ये भी आपको पता चल जाना चाहिए. दैट यू हैव अ प्लाज्मिड, राइट? उसके अंदर आपका जीन लगा हुआ है, और उसकी मल्टीपल कॉपीज जो आप बना रहे हो, दैट्स योर जीन क्लोनिंग. एंड देन यू हैव अ जीन ट्रांसफर. जब आप इस जीन को डालते हो होस्ट के अंदर, उसे हम बोलते हैं वहां पे एज जीन ट्रांसफर. तो ये चीजें की जाती है. अभी आप देख रहे हो बैक्टीरिया लेवल पे, बट ये एनिमल्स के साथ भी की जा सकती है. एंड यू कैन ऑल्सो डू इट विद अ प्लांट एज वेल. कैसे किया जाता है, समथिंग यू विल अंडरस्टैंड लेटर. ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. और इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो प्लीज याद रखना व्हाट इज माय ऑल दिस टर्म्स, यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट? नाउ यहाँ पे हम 3 स्टेप्स यहाँ पे देखते हैं. You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. 3 basic steps आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं. पहली चीज, identification of the DNA with the desirable genes. एक वो DNA को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपके desirable genes होते हैं. That's the first thing. Second thing, introduction of identified DNA into the host. आपने जो अपना जीन निकाल लिया है उसको होस्ट के अंदर डालना. That's the second step. Third step,
मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड जीन डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। थर्ड स्टेप आपके कंट्रोल में नहीं होता, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपने अंदर डाला है आपके होस्ट के अंदर डीएनए, वो अंदर वैसे के वैसे ही रहे, और उसके बाद जो भी उसके प्रोजेनी बने उन सब के अंदर आपका वो डीएनए आपको देखने के लिए मिले। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू टू क्रिएट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपको यहाँ पे करनी होती है, राइट। लेट मी टेल यू समथिंग, यू कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ लैब यूजिंग दिस टेक्निक, बट फिलहाल हम यहाँ पे सीख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। बट यस, इवन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बनाए जाते हैं, लैब रैट्स बनाए जाते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। पता है आपने देखा होगा लैब में जो आपको रैट्स मिलते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, दे आर लाइक कंप्लीटली व्हाइट। आप एक बात याद रखना कि जो आपको लैब में जो रैट मिलते हैं और जो आपको पेट शॉप में मिलते हैं वो दोनों सेम नहीं होते हैं। जैसे लैब रैट जो होते हैं ना उनके अंदर अलग अलग स्ट्रेन्स होती है। जैसे एक स्ट्रेन का नाम होता है बाल्ब सी, इट्स अ बाल्ब सी। तो लैब रैट की एक स्ट्रेन होती है और उसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि इट इज अ ट्रांसजेनिक रैट, मतलब उसके जीन्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, कुछ तो हमने करके रखा है। क्या करके रखा है? उनका वहां पे एक जीन काम नहीं कर रहा होगा। वी हैव एक्चुअली साइलेंस वन जीन। तो ऐसा किया जाता है, ऐसे करके आप कई सारे ऐसे आप एनिमल्स बना सकते हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। कई कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर आप जीन्स को एक्सप्रेस करा के रखते हो। देयर आर सम एनिमल्स जिनके अंदर आप जीन्स को एक्सप्रेस करा के रखते हो। कुछ जीन्स होते हैं जिनको आप बंद करा देते हो ताकि आप उनके ऊपर रिसर्च कर सको। सो दैट इज समथिंग आल्सो डन विद द एनिमल एज वेल। अभी तो हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, बट यू कैन आल्सो डू ऑल दोस थिंग्स इन द एनिमल एज वेल। यहाँ पे भी आप डिजायर्ड जीन को आप डाल सकते हो, यू कैन आल्सो डू दैट ओवर हियर एज वेल। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। दीज आर द थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहता हूं तो मुझे कौन से टूल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। आई माइट नीड अ टूल लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सारे टूल्स मुझे चाहिए रहेंगे। अगर मेरे पास ये सारे टूल्स होते देन आई कैन मेक एनिमल आउट ऑफ देम, देन आई कैन डू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बना सकता हूँ। सो नाउ लेट्स सी दिस कहानी ओवर हियर। इसको पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं and then I'll explain you what is the thing over here. In the year of 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. Bacteriophage आप लोग जानते हो, इट्स अ वायरस, और ये वायरस हमेशा इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, हमने दो एंजाइम के बारे में पता लगाया था जो बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से बचा रहे थे। One of these added methyl group to the DNA, while the other cut the DNA. The later called as a restriction endonuclease. तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसको समझना है यहाँ पे। It is a very important statement. See, assume that it is my E. coli. ये मेरा यहाँ पे E. coli बैक्टीरिया है। Let's make a chromosomal DNA and let's make a plasmid. अब E. coli बैक्टीरिया अपनी जिंदगी आराम से यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, और अगर इसके पास में आता है बैक्टीरियोफेज तो इसकी लाइफ फिर यहाँ पे थोड़ी सी लाइक प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस ई कोलाई यू हैव सम एंजाइम। आप कैसे कि यहाँ पे एंजाइम है एंड दैट एंजाइम इज माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो आप जानते हो जो डीएनए को कट करता है। वी हैव सीन दैट इन द पास्ट ना, हमने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपके डीएनए को जाके कट करता है वहां पे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में क्या करता है, मतलब व्हाट इट इज नोन टू डू इन द बैक्टीरिया। सो आंसर बड़ा आसान सा है कि ये बचाता है बैक्टीरिया को, ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। आप ये बात जानते हो कि जब भी आपका वायरस आएगा, सो लेट्स से यहाँ पे हम बनाते हैं ब्लू कलर का वायरस, समझो मेरा वायरस आया यहाँ पे और वायरस बोलेगा कि चलो अंदर चलते हैं। अब अगर वायरस अंदर आना चाहता है तो व्हाट इट विल डू, बेसिकली वो अपने डीएनए को अंदर भेजेगा। तो वायरस क्या करेगा, अपने डीएनए को यहाँ पे अंदर भेजेगा। सो इट विल सेंड द डीएनए, लेट मी मेक अ डीएनए ऑफ रेड कलर। सो डीएनए को वहां पे अंदर भेजेगा। जैसे उसने अपने वायरल डीएनए को अंदर भेजा, आपके एंजाइम दौड़ के उसके पास आएंगे, दे आर रेडी ओवर देयर। सो दिस एंजाइम्स विल कम ओवर देयर वेरी क्विकली और ये उस डीएनए को ब्रेक कर देंगे। दे विल ब्रेक द डीएनए इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। सो दे विल ब्रेक द डीएनए इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है कि अगर वायरल डीएनए अंदर आया, अगर आपका वायरल डीएनए अगर आपका अंदर आ रहा है तो उस वायरल डीएनए को जाके तोड़ देना। सो इट विल गो एंड ब्रेक द वायरल डीएनए इनटू मल्टीपल पीसेस। एक बार आपके टुकड़े टुकड़े वहां पे हो गए फिर वो क्या ही कर लेगा डीएनए, राइट। सो दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वायरस, दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वायरस। पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे, व्हाट इज द रोल ऑफ आरई इनटू द बैक्टीरिया? इसका रोल पता चल रहा है आपको यहाँ पे?
Yes. यस सर। Yes, sir. दिल पे पत्थर रख के यस मत बोलना, नहीं आ रहा हो तो बता देना कि नहीं आ रहा, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बैक्टीरिया में काम क्या होता है। हम तो इसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं बायोटेक के अंदर, बैक्टीरिया में उसका काम करता है, आपको याद रखना, इट विल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द योर बैक्टीरियोफेज। लेकिन सवाल ये है कि ये तो है मेरा यहाँ पे एक एंजाइम, दैट्स एंजाइम नंबर 1। एक और एंजाइम आपके पास यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी योर मिथिलेज। जहाँ पे मेंशन नहीं किया बट आपको याद रखना है मिथिलेज। So now methylase is the enzyme over here. ये एंजाइम आपको यहाँ पे क्या करेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले तो पता है, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पेपर स्प्रे करके एक चीज आती है, एक स्प्रे होता है जिसे हम कहते हैं पेपर स्प्रे। सुना है किसी ने? Yes, sir. यस सर। Yes. पेपर स्प्रे, हाँ, क्या करता है ना वो, कि अगर समझो आपको कोई मारने के लिए आ रहा है या कोई भागते हुए आ रहा है, राइट, आप उसे पेपर से स्प्रे करो, वो नीचे गिर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉकरोच की तरह नीचे गिरेगा, उसके आंखों में वो सब जाएगा, ही विल फील इरिटेटेड, तो जमीन पे लोड पुट करने देगा एकदम से, अरे क्या हो गया, राइट। सो यू कैन डू दैट। कोई दौड़ते हुए आ रहा है तुम्हारे पास, मतलब कोई हार्म करने के लिए आ रहा है, देन यू ऐड द पेपर से एंड ही विल फॉल डाउन। सिमिलरली यूएस में भी वो लोग जब जंगल में घूमने के लिए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वो बेर से बचने के लिए पेपर स्प्रे लेके जाते हैं, कि जैसे ही बेर आया भागते हुए, यू स्प्रे द पेपर स्प्रे इन फ्रंट ऑफ हिम, वो गिरता नहीं है वहां पे, भाग जाता है, राइट। बेर इज स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्गर ना, तो गिरता नहीं वहां पे, इट विल रन अवे, राइट। बट इसमें होता क्या है कि जब आप पेपर स्प्रे यूज करते हो किसको मारने के लिए, भगाने के लिए, आप पहले अपनी आइज को कवर करते हो। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, कि जब आप पेपर स्प्रे यूज कर रहे हो, आप अपनी आइज को पहले कवर कर लो एंड देन यू यूज दैट। नहीं तो वो आदमी दौड़ के आ रहा था, तुमने यूज किया, वो भी जमीन पे गिरा हुआ है, तुम भी गिरे हुए हो, अब दोनों जमीन पे लाइक रोल कर रहे हैं वहां पे, कि क्या ही कर दिया, इससे अच्छा बैट ही घुमा के मार देती या मार देता, राइट। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेम चीज आपकी यहाँ पे हो रही होती है। मिथिलेज जो आपको यहाँ पे एंजाइम होगा, दिस एंजाइम इज नोन टू ऐड द मिथाइल ग्रुप। ये एंजाइम का काम होता है टू ऐड द मिथाइल ग्रुप टू योर ओन डीएनए। ये डालेगा मिथाइल ग्रुप आपके खुद के डीएनए के ऊपर। सो दिस इज समवन हु इज गोइंग टू ऐड द मिथाइल ग्रुप टू योर ओन डीएनए। सो बेसिकली आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसको पता चलना चाहिए ना कि किसको कट करना है, किसको नहीं करना। तो इसलिए पहले क्या किया जाता है कि ये एंजाइम मिथिलेज क्या करेगा, इट विल ऐड द मिथाइल ग्रुप टू योर ओन डीएनए। ओन डीएनए के अंदर वो अपने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा देता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मालूम होता है कि जहां पे अपना मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको अपने को टच नहीं करना है। इट विल ओनली गो एंड टारगेट माय वायरल डीएनए। सो दैट इज हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। पहले तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बचाने के लिए यू विल ऐड द मिथाइल ग्रुप टू योर ओन डीएनए, राइट। सो अपने खुद के डीएनए के ऊपर इट विल बी ऐड ऑन योर ओन डीएनए, ताकि आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कुछ ना करें और जो भी बाहर से आ रहा है उस जगह को खत्म कर दें। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये दो याद रखना। यहाँ पे दूसरे एंजाइम का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट याद रखना ये जो लिखा है ना मिथाइल ग्रुप, वो डालते डीएनए के ऊपर, वो डालते इसलिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ फॉरेन डीएनए और एलियन वायरल डीएनए और खुद के डीएनए के बीच में। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू? Yes. That is one thing you have to know. So ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था, उसका नाम था आपका यहाँ पे हाइन2। ये आपका सबसे पहले हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था। आज की डेट में अगर देखा जाए, सो यू हैव अराउंड 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच हैव बीन आइसोलेटेड। अभी तक इतने सारे एंडोन्यूक्लियस आपके यहाँ पे आइसोलेट किए जा चुके हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अराउंड लाइक रफली 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से। ये सारे अपने आइसोलेट किए थे अराउंड 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से। तो कई सारे बैक्टीरियाज में से कई सारे आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। ये बात भी याद रखना। इट वॉज फाउंड दैट, अब देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपके होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपका होता है ना, वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही जाके अपना कट करेगा। ये बात याद रखना कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इफ आई हैव टू टेल यू दिस, कि समझो यू हैव अ डीएनए ओवर हियर, समझो यू हैव अ डीएनए इन दिस, राइट, यू हैव अ डीएनए ओवर हियर, यू हैव दिस 5' 3' का स्ट्रैंड एंड यू हैव दिस स्ट्रैंड ओवर हियर,
तो आपको याद रखना है कि कोई जो एंजाइम होगा ना, कोई अगर मेरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके वो कट करेगा, ऐसे नहीं कि कहीं से भी आके वो कट कर देगा. It will only cut from a specific location. It will always cut from a particular specific location से वो जाके कट करता है. ये बात आपको याद रखनी है कि हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक साइट होता है और उस साइट को हम बोलते हैं एज अ रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस और रिकग्नाइजेशन साइट, और वहां पे जाके आपका एंजाइम जाके कट करेगा. It was found that HIND2 always cuts a DNA at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. With certain 6 base pair के सीक्वेंस को जाके ढूंढता है और वहां पे जाके फिर वो कट करना चालू करता है. This specific base sequence is also known as a recognition sequence for HIND2. तो ऐसे आपने अराउंड 900 एंजाइम्स अपने ऐसे ढूंढ के निकाले. Everyone will have a specific sequence जहाँ पे जाके वो कट करेंगे. तो ये बात आप याद रखना. पहला एंजाइम का नाम आपको याद रखना है HIND2, और हमेशा जो भी आप एंजाइम की बात करो they will have specific way, specific sequence को जाके वो लोग वहां पे कट करेंगे, right? They will look for a sequence and then they will make a cut over there. और उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस, राइट? और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिकग्नाइजेशन साइट, जो आप आगे बार फिर देखोगे. नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है. ये जो एंजाइम्स आपके यहाँ पे है, हाउ डू यू नेम देम? लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि लेट्स से अभिषेक ने क्या किया, सैल्मोनेला टाइफी में से एक आपका एंजाइम को आइसोलेट किया. तो यू हैव दिस सैल्मोनेला टाइफी, और इस बैक्टीरिया में से आपने एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आपने यहाँ पे आइसोलेट कर लिया. यहां से निकाला मैं, यहाँ पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यहाँ पे निकाल लिया. अब इसका आप नाम क्या रखोगे? तो अभिषेक बोलेगा इसका नाम क्या रखें. सो यू कैनॉट जस्ट गिव हिम अ रैंडम नेम. रैंडम नेम आप नहीं दे सकते हैं, अपने से कुछ से नहीं दे सकते हैं. ये रख देते हैं, याद रह जाएगा. यू कैनॉट डू दैट. यू हैव टू गिव देम अ नेम इन अ सर्टेन वे. तो जब भी आपको यहाँ पे नेमिंग करना होता है तो एक तरीका होता है. पहली चीज, जो भी एंजाइम है उसका नाम स्टार्ट होगा उस अल्फाबेट से जो जीनस का पहला अल्फाबेट है. सो बेसिकली आपका सैल्मोनेला टाइफी जो आपके सामने है, इसका जीनस का पहला अल्फाबेट आपका यहाँ पे आ रहा है एस. तो जो मेरा यहाँ पे पहला अल्फाबेट यहाँ पे आएगा नाम के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर एस. सो दैट इज गोइंग टू बी द जीनस ओवर हियर. दूसरे दो अल्फाबेट आते हैं आपके स्पीशीज के पहले दो अल्फाबेट से. सो अगर आप यहाँ पे स्पीशीज देखोगे तो स्पीशीज मेरे यहाँ पे कौन सी है? टाइफी. टाइफी के पहले दो अल्फाबेट मेरे यहाँ पे क्या है? TNY. सो दूसरा जो मेरे यहाँ पे जो नाम यहाँ पे लगे, दो अल्फाबेट जो मेरे यहाँ पे लगे, दैट इज गोइंग टू बी माय TNY, राइट? अब सैल्मोनेला का भी ना कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं. ये तो एक कॉमन नाम है, पर इसके कई सारे स्ट्रेन होते हैं. जैसे ये होगा मेरे यहाँ पे सैल्मोनेला का, ये मेरा स्ट्रेन होगा सैल्मोनेला K, ठीक है, और K45, कुछ भी ऐसा इसका स्ट्रेन का नाम होगा. तो आपको याद रखना है कि पहला तो हमने यहाँ पे अल्फाबेट यूज किया हमारे जीनस का, फिर दो हमने अल्फाबेट यूज किया हमारे स्पीशीज के पहले दो अल्फाबेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्ट्रेन का नाम. तो स्ट्रेन यहाँ पे है मेरा यहाँ पे K स्ट्रेन. यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे एज अ K. सो उसका जो पहला अल्फाबेट यहाँ पे होगा ना स्ट्रेन का, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा. सो दैट बिकम्स माय K. एंड द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी माय रोमन नंबर. मतलब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आप यहाँ से निकाल रहे हो. इस बैक्टीरिया में से ये आपका पहला एंजाइम है, दूसरा एंजाइम है, तीसरा एंजाइम है. Which is the number of enzyme I am taking this out. So on the basis of that, मैं रोमन नंबर में वो नंबर यहाँ पे लिख दूंगा. समझो अभिषेक यहाँ से फिफ्थ एंजाइम निकाल रहा है. दिस इज द फिफ्थ एंजाइम ही इज एबल टू डिस्कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैल्मोनेला. तो यहाँ पे मैं अपना जो टैगिंग कर दूंगा, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोमन नंबर में, दैट्स गोइंग टू बी योर 5. ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे नाम. दिस बिकम्स अ नेम ऑफ माय एंजाइम. एस मेरा आया जीनस में से, TY आया मेरे यहाँ पे स्पीशीज में से, K इज फॉर माय स्ट्रेन. याद रखना K जो मेरे यहाँ पे, ये मेरा स्ट्रेन का नाम है. दिस गोइंग टू बी अ स्ट्रेन ओवर देयर. एंड देन यू हैव अ रोमन नंबर. ये मेरा रोमन नंबर इज गोइंग टू बी रोमन नंबर 5. दैट्स अ फिफ्थ एंजाइम और फिफ्थ सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम व्हिच आई एम टेकिंग आउट. तो ये आपको मिलेगा होते हुए इन टर्म्स ऑफ माय नेमिंग के अंदर. ये आप इस तरीके से आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो. अब आप मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपके सामने एक बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, X12, ये मेरा एक बैक्टीरिया आपके सामने है. दिस इज अ बैक्टीरिया यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. और इसमें से आपने निकाल लिया एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस.
ऐसे ही मजाक मजाक में टाइम था तो आपने यहाँ से एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने यहाँ पे आइसोलेट कर लिया। तो आप बताइए कि आप इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू नेमिंग ओवर हियर। तो पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आप लोगों ने हैंड रेज कर दिया यहाँ पे। अच्छा बताओ मुस्कान, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे? सर पहले जीनस का फर्स्ट वर्ड लेंगे। मतलब क्या, YMO क्या आएगा? ठीक है, तो जीनस का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आ चुका है, अल्फाबेट मेरा यहाँ पे आ चुका है। देन स्पीशीज के इनिशियल टू वर्ड TU। हाँ TU, ठीक है, मैं यहाँ पे TU यहाँ ले लूंगा। फिर देन स्ट्रेन का नाम X। स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। अब ये 12 वो नहीं है, 12 इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम, तो स्ट्रेन का ही नाम है। तो अब वहां पे आप सीक्वेंस देख लेना। सो सीक्वेंस का लाइक कौन सा एंजाइम आप निकाल रहे हो, लेट्स से दिस माय 7th एंजाइम, या लेट्स से दिस माय 10th एंजाइम, या लेट्स से दिस माय 2nd एंजाइम। तो मैं यहाँ पे रोमन नंबर यहाँ पे 2 लिख दूंगा। दैट्स इट, बन गया आपका यहाँ पे नाम कंप्लीट। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बस इतनी चीज आपको यहाँ पे करनी है। अगर ये चीज अगर आप यहाँ पे कर ले तो दैट्स इट, यू हैव गिवन द नेम। तो याद रखना कि नेमिंग करने के लिए आप कैसे करते हो। सो यू हैव टू नो हाउ द नेमिंग ओवर हियर हैज बीन डन, और वही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो यू हैव दिस इको R1 जो आपका यहाँ पे नाम है ना एंजाइम का, दिस नेम ऑफ द एंजाइम, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। सो यू कैन सी ई कोलाई का आपने यहाँ पे ई यहाँ पे यूज कर लिया जीनस का, कोलाई का यहाँ पे CO आपने यहाँ पे यूज कर लिया। दिस इज द सेकंड थिंग यू हैव यूज्ड ओवर हियर। सो ये आपने यूज कर लिया, ये आपने यूज कर लिया, एंड देन यू कैन सी R यहाँ पे यूज करें स्ट्रेन का नाम। सो R इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द स्ट्रेन, यहाँ पे मैं यूज करूंगा। एंड देन 1 यहाँ पे आएगा, ये 13 का कोई रिलेशन नहीं है। 1 इज समथिंग आई एम फाइंडिंग कि मेरा पहला एंजाइम मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, सो दैट बिकम्स 1 ओवर देयर। एक रोमन नंबर मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। दिस इज हाउ यू नेम द एंजाइम। तो आई होप आप लोग एंजाइम के नाम कैसे होते हैं वो आपको पता चल चुका है, एंड यू कैन गिव द नेम फ्रॉम योर एंड। तो अगर कभी एग्जाम में आ गया ना, ये मेरा बैक्टीरिया है, बताइए इसका नाम क्या निकलेगा, इसमें से अगर मैं एंजाइम निकालता हूं तो क्या नाम निकलेगा, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। सिंपल है, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Genus, you have a species, you have the strain, and then you have the Roman number over there. That is something you have to know. अब देखिए आगे बढ़ते हैं। Restriction enzyme belongs to a larger class of enzymes called as my nuclease. Restriction enzyme एक larger class है आपका जिसे हम कहते हैं nuclease। इसके अंदर 2 कैटेगरी आपके यहाँ पे आती है, एक होता है exonuclease, एक होता है आपके यहाँ पे endonuclease। हम लोग जो भी यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं ना, फिलहाल के लिए जो भी हम कटिंग कर रहे हैं आगे करेंगे, वो हम यूज करें हमारे यहाँ पे endonuclease। That is much more commonly used, right? Exonuclease remove the nucleotide from the end of the DNA. Exonuclease जो आपका होता है वो DNA के एंड से न्यूक्लियोटाइड को निकालता है, whereas endonuclease makes the cut at a specific position within the DNA. आपको जो endonuclease होता है वो आपके बीच में से कहीं से भी आपका specific cuts बनाएगा, exonuclease एंड से निकालता है, DNA को कट करके निकालता है। तो that is something you have to know। ये आपको एक डिफरेंस यहाँ पे रखना है, एक रिमूव करा न्यूक्लियोटाइड्स को from the end of the DNA and the other one is going to make a cut at a specific position within the DNA, बीच में से specific location में से वो कट कर रहा है, right? Now let's try to understand कि कट आपके लगते कैसे हैं। Let's try to see over here कि आपके यहाँ पे कट लग कैसे जाएंगे। So let me give you the example over here. If you have a sequence like your GAATTC, समझे मेरा यहाँ पे सीक्वेंस है 5'3' का, और इसके सामने मेरे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएगा GAATTC। तो ये मेरे पास यहाँ पे सीक्वेंस है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जिसका नाम था मेरे यहाँ पे इको R1, जो मेरे यहाँ पे एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मेरे यहाँ पे था, ये कट कहाँ पे लगाता है? तो ये क्या करता है, वो इस सीक्वेंस को ढूंढेगा, दिस विल लुक फॉर दिस सीक्वेंस इन द DNA एंड देन विल मेक अ कट एट दिस पर्टिकुलर साइट। यहां से वो एक कट लगाएगा और यहां से वो एक कट लगाएगा। सो दिस विल मेक अ कट एट दिस 2 पर्टिकुलर लोकेशंस। सो इन 2 पर्टिकुलर लोकेशंस के अंदर यहाँ पे उसने कट लगाने हैं। सो दिस एंजाइम विल मेक अ कट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो इन लोकेशन के ऊपर उसके यहाँ पे कट लगेंगे। दिस इज द साइट वेयर फाइंड द कट विल बी हैपनिंग। एक कट उसने यहाँ से लगाया और दूसरा कट उसी सीक्वेंस के उसकी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो वहां से वो लगाएगा। बेटा किसी का आवाज कुछ कह रहे थे क्या बेटा? कोई कह रहा था कुछ, बोलिए। अच्छा, people are just happy.
Alright, so when you make this cut over here, now when you make this kind of cut in this, then what will happen? जब आपने ये कट लगाया, let's have a look over here. यहाँ पे आप इस तरीके से इसके अंदर आप कट लगाते हो. जैसे आप ये कट लगाते हो, so now you will have a overhanging sequence आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. So कैसे मिलेंगे यहाँ पे overhanging sequence यहाँ पे? मैंने इनको कट कर दिया, जैसे मैंने इनको यहाँ पे कट किया, so now how it is going to look like? So you'll have one sequence मेरा कुछ ऐसा दिखेगा. You have T, T, A. This is going to be one sequence over here. एक मुझे ये sequence यहाँ मिलेगा. दूसरा sequence जो मेरे यहाँ पे सामने खड़ा होगा, that is going to be something like this. ये दो फ्रेगमेंट मेरे इस तरीके से यहाँ पे अलग हो जाएंगे. सो एक फ्रेगमेंट यहाँ पे अलग हो चुका है इस तरीके से. सिमिलरली एक और फ्रेगमेंट मेरा यहाँ पे अलग हो चुका है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट. अब जब मेरे ये दो फ्रेगमेंट एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो चुके हैं, व्हेन दिस टू फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये जो हैंगिंग फ्रेगमेंट जो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों अलग हो चुके हैं, यहाँ पे दोनों लाइक डिटैच हो चुके हैं. ये जो हैंगिंग फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा ना, यू कॉल देम एज अ स्टिकी एंड्स. ये जो हैंगिंग फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय स्टिकी एंड्स. इसको भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ स्टिकी एंड्स. सो दीज फ्रेगमेंट्स ओवर देयर इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स, जो आप यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से आप यहाँ पे देख पाओगे. हमने यहाँ पे कट किया. इफ यू मेक अ कट ओवर हियर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. ये इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा. आपके यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे लग गया, दिस सीक्वेंस गॉट सेपरेटेड. और ये जो सीक्वेंस जो आपको यहाँ पे रह गया है, दिस वन, इट इज कॉल्ड एज माय स्टिकी एंड्स. दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्टिकी एंड्स यहाँ पे, राइट. इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टिकी एंड. अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हो? वंस यू हैव मेड अ कट ओवर हियर, एक बार आपने यहाँ पे कट लगा दिया, अब आप यहाँ पे कर क्या सकते हो? बेसिकली जब आपने ये दो फ्रेगमेंट्स को, डीएनए को आपने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, अब आप चाहो तो इनके बीच में अपना डिजायर्ड जीन आप लगा सकते हो. यू कैन ऐड अ डिजायर्ड जीन ओवर हियर. तो आप ये करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो, राइट. या इसको कट करने के बाद, अलग करने के बाद आप कोई दूसरे डीएनए को लाके यहाँ पे चिपका सकते हो. यू कैन ब्रिंग वन मोर डीएनए ओवर हियर, यू कैन अटैच ओवर हियर. सो इसको कट करने का रीजन यहाँ पे ये होता है, याद रखना, अगर मुझे एक नया फॉरेन डीएनए लगाना है तो मैं डायरेक्टली नहीं लगा सकता. आई हैव टू मेक अ कट ओवर देयर. ये बात याद रखना. अभी हम क्या कर रहे थे पिछले स्लाइड के अंदर कि डायरेक्टली वो ऑरेंज कलर का जीन हमने उसके ऊपर लगा दिया था, प्लाज्मिड के ऊपर. वैसा नहीं होता. You have to make a cut over there and then you can insert your foreign DNA. तो ये जब आपके यहाँ पे किया जाएगा ना, ये करने का रीजन ही होता है ताकि अपना फॉरेन डीएनए आप यहाँ पे लगा सको या एलियन डीएनए आप यहाँ पे लगा सको. तो ये बात याद रखना. दिस इज द होल पर्पस इज टू ऐड द फॉरेन डीएनए ओवर हियर, राइट. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Each restriction endonuclease function by inspecting the length of the DNA sequence. हर एक restriction endonuclease क्या करता है? आपके डीएनए सीक्वेंस को पहले वो अच्छे से देखेगा, राइट. And then it will find a specific recognition sequence. अपने sequence को वहां पे ढूंढ लेगा. It will bind with the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific points in their sugar phosphate backbone. और वहां पे जाके उसे वहां पे कट करेगा sugar phosphate backbone के अंदर. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. Palindromic sequence का यहाँ पे मतलब ये होता है जो वो सीक्वेंस जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आपका सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं पैलिंड्रोमिक वर्ड का एग्जांपल दूं यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी मैडम, एक आपका यहाँ पे नाम आ सकता है. सो ये जो आपका नाम है, इसको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे वगैरह आप लिखोगे यहाँ पे, MADAM, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सिमिलरली मलयालम भी एक आपका टर्म होता है जो इनसाइड में मेंशन किया हुआ है, व्हिच इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ पैलिंड्रोमिक वर्ड, जहाँ पे आप आगे आप पीछे बैकवर्ड या फॉरवर्ड कभी भी आप उसे यहाँ से रीड करोगे, इट विल रिमेन द सेम. सिमिलरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं. यू कैन सी ओवर हियर दैट आप इनको यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे, आगे से फॉरवर्ड या पीछे से लाइक फॉरवर्ड टू बैकवर्ड या बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, अगर आप रीड करते हो यहाँ पे, you will find them always going to remain the same. So that is going to be a palindromic sequence over here. So this is the sequence over where it will go and make the specific cut. So that is something you have to know. अब देखो inside यहाँ पे क्या mention किया हुआ है. Let's have a look over here. इससे ध्यान से देखो. सिंपल है. यह वो वेक्टर डीएनए, वेक्टर मतलब वो वाला डीएनए जहाँ पे मुझे अपना डालना है अपना फॉरेन जीन, और ये है वो फॉरेन डीएनए. दोनों के अंदर हमने कट लगाया यूजिंग द सेम एंजाइम. दोनों के अंदर जो यहाँ पे कट लगाया हुआ है, बोथ ऑफ देम हैव यूज्ड द सेम एंजाइम इको R1. इस एंजाइम की वजह से आपने यहाँ पे कट लगा लिया. दोनों के यहाँ पे स्टिकी एंड्स बन चुके हैं.
अब आप क्या करोगे, दोनों के सीक्वेंस एक दूसरे के साथ जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो दोनों के सीक्वेंस एक दूसरे के यहाँ पे अटैच हो गए, और एक बार वो दोनों के साथ अटैच हो गए, एक बार मेरे दोनों सीक्वेंस यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, आई कैन क्लियरली से दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। क्यों बन चुका है? बिकॉज फॉरेन डीएनए मेरा लग चुका है मेरे वेक्टर के साथ। लिखा हुआ है ना यहाँ पे फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब एलियन डीएनए। मेरा एलियन डीएनए या मेरा फॉरेन डीएनए मेरा वेक्टर के साथ यहाँ पे लग चुका है। सो दैट इज माय मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन चुका है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और बात याद रखना, इनको चिपकाने के लिए एक एंजाइम आपकी मदद करेगा। वो एंजाइम का नाम क्या होगा? DNA ligase. DNA ligase. दैट इज ऑलवेज DNA ligase. यही वो एंजाइम होता है जो इन दोनों स्टिकेंट्स को चिपकाने में आपके यहाँ पे करेगा, आपके यहाँ पे मदद। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, आपके पास प्लाज्मिड, आपके पास एक फॉरेन डीएनए है, आपने कट किया, राइट, दोनों को आपने कट किया सेम यूजिंग द सेम एंजाइम, एंड देन यू ऐड दैट फॉरेन डीएनए इनटू दिस प्लाज्मिड ओवर हियर, एंड दिस बिकम्स ओवर हियर एज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एक बात बताओ, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे यहाँ पे रेडी हो चुका है, क्या ये अपने आप से रेप्लिकेट करेगा या इसे मुझे होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा? होस्ट का डालना पड़ेगा सर। होस्ट के उसके अंदर डालना पड़ेगा सर। राइट, हमेशा ये बनने के बाद यू हैव टू ब्रिंग इट बैक इनटू द होस्ट, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक इनटू द होस्ट। एक बार इसको आप होस्ट में लेके आओगे, फिर आपका क्लोनिंग आप कर सकते हो। देन यू कैन फाइंड, एक बार आपने इसे होस्ट में डाल दिया, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि अब होगा क्लोनिंग आपका, और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगेन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द एनसीईआरटी। आई होप ये बात आप यहाँ पे समझ पाओगे। अब यू हैव अ फॉरेन डीएनए हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे आपका वेक्टर डीएनए। वेक्टर मतलब जहां पे मैं ऐड करूंगा अपने फॉरेन डीएनए को, दोनों को मैंने कट किया यूजिंग द सेम एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। कट कर लिया मैंने यहाँ पे। अब उनको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे, कैसे जोड़ूंगा? लाइगेज जॉइंस द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। जॉइन भी मैंने यहाँ पे कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या करना है, आई हैव टू ब्रिंग दिस बैक इनटू द ई कोलाई, एंड नाउ आई विल अलाउ देम टू ग्रो। अब मैं एक सही मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा ताकि वहां पे वो ग्रो कर सके, एंड दैट इज हाउ आई कैन एक्चुअली मेक अ लार्ज नंबर ऑफ योर क्लोन्स या लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई कैन मेक दैट। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अब बताओ मुझे यहाँ पे, द क्वेश्चन इज हियर फॉर ऑल ऑफ यू इज, क्या आपको पता चल रहा है व्हाट इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Right, I hope it is also clear to you what is your gene cloning, because these are all going to be your important terms, right? एक terms बार बार आपके सामने यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई मुझे हैंड रेस करके यहाँ पे होता है, अगर मैं आपसे पूछूं what is my recognition sequence, क्या होता है मेरे यहाँ पे? What is your recognition sequence? बताइए। हिम्मत सिंह ने हैंड रेस किया है, ऑलराइट, बोलिए हिम्मत सिंह, व्हाट इज माय रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्या होता है? जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड करता है डीएनए, राइट, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके अटैच होगा और वहाँ पे कट करेगा, उसे हम बोलते हैं वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। जहाँ पे वो जाके अपना एक्शन करेगा, दैट्स व्हाट वी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस हो गया, राइट। देन मुझे बताओ कि बैक्टीरिया के अंदर आपके पास दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है आपका आरई, दूसरा आपका यहाँ पे होता है मिथाइलेज। मुझे बताओ कि इसके अंदर मिथिलेज का काम यहाँ पे क्या होता है? कोई हैंड पे बता दो यहाँ पे मिथिलेज का यहाँ पे काम एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है? बताइए प्रिंस, क्या होता है मिथिलेज का काम यहाँ पे? डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा आपके एंड से। ऑलराइट, शिखा आप बताइए मिथिलेज का काम यहाँ पे क्या होगा? Too much amount of time, you all of you. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी आवाज आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। शिवानी, क्या होता है काम इसका? Sir, it adds methyl group to the to your own DNA. उसका करने का रीजन क्या होता है? डिफरेंशिएट कर सके तो सर। बोलो, एक्सप्लेन Yes, sir. करना आना चाहिए तुम लोगों को ना। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज अ वेरी सिंपल रूल। तुम अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो ना, तुम्हें सब समझ आ रहा है, एंड इट गोज टू लाइक नॉट ओनली टू टीचर स्टूडेंट के अंदर, कहीं पे भी अगर तुम जितनी चीज को सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, देन यू हैव अंडरस्टैंडिंग, चाहे तुम किसी भी फील्ड की बात कर लो, राइट।
लाइक अगर क्रिकेट की अगर तुम बात करते हो, अगर तुम एक्सप्लेन करवा कि DRS क्या होता है, कौन से कहाँ पे बॉल गिरना चाहिए, अगर तुम उसे समझा पा रहे हो सही से, दैट मींस यू हैव अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली जितना एक्सप्लेन करोगे उतना आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। तो मिथिलेस जो आपका यहाँ पे होता है बेटा, ये एंजाइम ऐड करता है मिथाइल ग्रुप को, सो दैट आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन द ओन DNA एंड द फॉरेन DNA। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हैंड रेज करो। वी कैन कट द DNA विद द हेल्प ऑफ, फटाफट हैंड रेज करिए यहाँ पे टू आंसर दिस, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। जल्दी करते हैं इसको। बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कोमल शर्मा, नॉर्मली ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहा होता है? इसका बैक्टीरिया के अंदर पर्पस सर- क्या होता है? सर बैक्टीरिया के अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको ना कट कर Right. दे, और जो वेक्टर दूसरा आता है उसको कट करता है। बिल्कुल सही, राइट, ट्रू। सो अपने आप को बचाता है फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रेज योर हैंड टू आंसर दिस फटाफट। हु आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम सैलुलर टाइफी इन 1972? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. मुस्कान कुमारी, ये भी बता दो मुझे कि यहाँ पे जेकब एंड मुनार ने क्या किया था? अरे बता दो। Sir, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। बताइए कौन sir, बताएगा? चेतना DNA बताइए। द्वारा DNA fingerprinting. नहीं नहीं, चेतना क्या होगा इसका आंसर? जेकब मुनार ने क्या किया था? व्हाट दे वर नोन फॉर? राइट, ओके। पूजा, जेकब एंड मुनार ने क्या किया था, किसी को याद है? एनीवन नोज व्हाट दे हैव एक्चुअली डन? Yes, कैसे sir. पूछ सकता भी है? बोलो। सर लैकोप्रोन का। राइट, लैकोपेरॉन, दे वर द वन हु एक्चुअली गेव अस द लैकोपेरॉन। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? राइट, अच्छा, टेक योर टाइम, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड। व्हिच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द कटिंग ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA बाय इको R1? सो देखो ध्यान से, बताओ कि कौन सा यहाँ पे आपका आंसर सही बैठेगा। बताइए पूजा डागर, क्या होगा इसका आंसर? सर बी। लग रहा है बेटा आप तो पूछ ही रहे हो। नहीं सर, लग रहा है वो। पीयूष, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, ये आपके यहाँ पे सही आंसर है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। यस, यही सीक्वेंस होता है जिससे आगे कट करते हैं यहाँ पे इको R1। और याद रखना, आपको बहुत ज्यादा हर एक एंजाइम अलग अलग कट लगा रहा होता है, आपको सबके नाम याद रहेंगे, आपको बस इसका ही यहाँ पे याद रखना है। सो इट्स सिंपल, इसको याद रखो बस। अच्छा, इन इको R1 के अंदर R स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये अनम्यूट करके वैसे ही जोर से आंसर दे दो सब लोग, क्या होगा इसका आंसर? R स्टैंड्स फॉर व्हाट? True answer. Strain. स्ट्रेन। Then eco R1 cuts palindromic sequence which produces overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named sticky ends because. तो बताओ 20 का क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से एंड देन देखो ABCD क्या यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे आ सकता है। चलिए मैं आपके यहाँ पे हेल्प करता हूँ। बोलिए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, D. अंशिका शर्मा? राइट, दे कैन कंबाइन विद एनी DNA। ये बात तो आपकी गलत है, ऐसा नहीं कि वो किसी भी DNA के साथ आके कंबाइन कर सकते हैं। राइट, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। यस, ये हमने देखा भी था एनसीईआरटी में, नहीं जो हमें वहां पे दिखाया था, एक ब्लैक कलर का DNA था, एक रेड कलर का था, वहां पे दोनों काउंटर कॉम्प्लीमेंट्री जो कट पार्ट्स है उनके साथ वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप वहां पे हो जाता है। सो दैट्स ट्रू। दे फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम DNA ligase। यस, दैट्स आल्सो ट्रू। ओवरहैंगिंग सीक्वेंस के ऊपर आपका DNA ligase जाके अपना एक्ट कर सकता है एंड दे कैन एक्चुअली कंबाइन द टू स्ट्रैंड्स। सो यस, बोथ B and D आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट्स ट्रू। ठीक है, so I want to start with the electrophoresis, but अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक दो चीज बताना चाहूंगा, बस दो चीज बताना चाहूंगा, वो आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हो, when you discuss about the electrophoresis,
ये करने के लिए यू विल बी यूजिंग अ बिग व्हाइट कलर का ट्रे। एक आप यहाँ पे ट्रे यूज करते हो विच लुक्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट लंच बॉक्स। ऐसा दिखता है वो। लंच बॉक्स ऐसा होता नहीं है लेकिन होता भी है कई बार, अगर आप ऊपर ढक्कन लगा दो आप, लाइक इट लुक्स लाइक अ लंच बॉक्स। सो यू हैव दिस ट्रांसपेरेंट बॉक्स ओवर हियर। अब इस बॉक्स में आप सबसे पहले आप क्या डालते हो याद रखना, इस बॉक्स में आप सबसे पहले आप अपना डालते हो यहाँ पे अगारोस जेल। सो इन दिस बॉक्स there's a इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के अंदर आप डालते हो यहाँ पे अपना अगारोस जेल। अगारोस मालूम है ना, पढ़ा था अपने प्लांट किंगडम के अंदर, रेड एल्गी, वही है ये। तो रेड एल्गी से आपको अगारोस मिलता है, वही आप यहाँ पे अपना पूरा डाल दोगे एंड इट्स लाइक ए जेली जैसा होता है वो, बढ़िया सेट हो जाता है वो। डालने के बाद एकदम जेली की तरह वहां पे वो सेट हो जाएगा। जैसे ही आपने उसे वहां पे डाल दिया, उसने यहाँ पे सेटल होने दिया आपने उसे वहां पे, देन व्हाट यू डू, यू मेक सम वेल्स ओवर देयर। वहां पे कुछ अपने वहां पे आप होल्स बना लेते हो। एक काम करते हैं, इसको हम रखते हैं यहाँ तक। दिस इज योर थर्ड क्लास, लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस। यहाँ तक इसको रखते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सो यार अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर याद रखना, ये आप दिस ट्रे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट भी हम इसे यहाँ पे बोलते हैं। इसमें हम पहले डालते हैं हमारे यहाँ पे अगारोस जेल एंड देन उसके बाद हम वहां पे बनाते हैं वेल्स, कुछ होल्स बनाते हैं हम वहां पे। दैट इज समथिंग वी हैव डन। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या किया जाता है। राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो आज की क्लास में जो हमने आज कवर किया है ना, उतना एक बार पढ़ लेना अपने एंड से प्लीज। एनसीईआरटी में से जितना आज हमने कवर किया है उसको एक बार देख लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो। आई डू होप कि जितना कराया गया है वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। एंड जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो विल बी गोइंग बियॉन्ड दिस, विल डू द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड अदर थिंग्स एज वेल। अगर आपको बेसिक चीजें यहाँ पे समझ आ रही है देन आगे का चैप्टर तो आपको आसानी से आपका हो जाएगा। तो दीज आर द रिमेनिंग पार्ट इज अ वॉक इन अ पार्क। ठीक है, so yeah, that is something we have done. Right, now if you have any questions then go ahead and ask your questions. अगर कोई आपके यहाँ पे सवाल है then please go ahead and ask your questions if you have any questions. I'm not going beyond I'm not dragging till 15 because many of you are attending the 3 classes.